आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आमतौर पर नवरात्रि के अवसर पर महिला, देवी, नारी, नारी शक्ति या नारी सम्मान जैसे विषयों पर बात किए जाने की परंपरा रही है। परंतु इस देश में दुर्भाग्यवश कन्याओं से लेकर महिलाओं तक की स्थिति क्या है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज नवरात्रि के इस अवसर पर मैं अपने शब्द इस देश की कन्याओं को समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि वो सब देवियों की प्रतीक है। इस अवसर पर मेरे एक मित्र हैं, लेखक आर.डी. तेलंग साहब, उनकी कुछ पंक्तियां मैं यहां सुनाना चाहूंगा कि तेरे आंगन की एक नन्ही कली मैं भी हूं, तेरे आंगन की एक नन्ही कली मैं भी हूं, ममता के स्पर्श को तड़पती मैं भी हूं, हर रूप में ढलने को तैयार मैं भी हूं, मुश्किलों में तेरा वार मैं भी हूं, तेरे ही जीवन का अंश मैं भी हूं, बेटों की तरह तेरा वंश मैं भी हूं, मैं भी हूं। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है आर.डी. तेलंग साहब ने। तो देवियों और सज्जनों, जिस नवरात्रि पर हम देवियों की पूजा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, वो हमारी बच्चियां, महिलाएं, नारियां हैं, वही हमारी देवियां हैं। जब इन बच्चियों का, महिलाओं का, नारियों का मान सम्मान होता है, ध्यान से सुनिए, जब इनका मान सम्मान होता है तो हमारे लिए हर रात्रि नवरात्रि साबित होती है, हर रात्रि। तो आज नवरात्रि पर नारी शक्ति का सबसे बढ़िया उदाहरण इस वक्त मेरे सामने अनुराधा अग्रवाल जी के रूप में है। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद इन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और इस समय ये डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हैं। डेप्यूटी कलेक्टर, ये मुंगेली छत्तीसगढ़ से आए हैं और कल तक ये 3,000 रुपये जीत चुकी थी एक लाइफलाइन की सहायता से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनुराधा जी, और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। सर, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ इस मौके पर। जैसा कि आपने कहा सर, नारियों को यदि सम्मान मिले, प्रेरणा मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूँ सर। मेरी लाइफ तो इसका उदाहरण है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई हूँ उसके लगभग 11 महीने बाद मुझे पोलियो हो गया था, कमर से लेके दोनों पैर में। फिर भी मेरे माता पिता ने मुझे कभी कम नहीं समझा और बराबर मतलब इलाज के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी दी। मेरे भाई को भी, एक मुझसे जो बड़े हैं, उनको भी पोलियो है। ओहो, तो भाग्यवश। दोनों की ये स्थिति थी और पापा की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इलाज करवाया दोनों का और अच्छी से अच्छी शिक्षा दी हमें। और मुझे एक लक्ष्य दिया कि बेटा आपको अपने पैर पे खड़े होना है, कुछ भी मतलब अपनी पहचान बनानी है। और इसके लिए उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में, जो हमारे कस्बे में था जी, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पढ़ाया। फिर जब कॉलेज कर लिया मैंने, तो मैंने बोला पापा मैं कोचिंग करना चाहती हूँ। तो उनको नहीं लगता था कि मैं बाहर अकेले कर पाऊँगी, एक दिन भी मुझे अकेले नहीं छोड़े थे। फिर भी मुझे 4 महीने के लिए बिलासपुर भेजे उन्होंने कोचिंग करने के लिए। और फिर मैं पढ़ाई की, धीरे धीरे तैयारी करते करते मतलब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ी सर। पहले तो मैं शिक्षिका बनी, जिसमें मुझे 3,000 मिलते थे। इसके बाद फिर मैं आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र बनी। इसके बाद फिर मैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनी। इसके बाद नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, और उसके बाद अभी डिप्टी कलेक्टर। ये 6वीं नौकरी। और अनुराधा जी, आपकी बातें सुनकर तो हम सब बहुत प्रभावित हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करने में आपके पतिदेव का भी हाथ रहा है। जी बिल्कुल। विवाह के और आज वो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। दिनेश जी ने जब ब्याह किया तो उनको लगा कि अनुराधा जी जो हैं ये और शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, और इनके मन में कभी भी ये रुकाव नहीं आया कि आप नारी हैं, आप घर पर बैठिए, चौका वगैरह कीजिए, शिक्षा विक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया, छूट दी कि ये जा करके अपने आप को और शिक्षा प्रदान करें लोगों को, और अपनी भी शिक्षा बढ़ाएं जी। और जितना घर का सामान है और जितना घर का जितना भी कारोबार होता है
वो दिनेश जी संभालते हैं। यानी घर पे रह करके चूल्हा, कपड़ा, बेटी के ध्यान करना, ये सब घर पे करते हैं और अपनी पत्नी को इन्होंने छूट दी हुई कि जा करके अपना काम करें और जिस ओहदे पर हैं उसको और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आपको देख करके बहुत प्रेरणा मिल रही है हम सबको। और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं और मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी खड़ी जिसमें पहाड़ों की व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। हंस कहा उसने चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। वाह, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा। मुझे लगा ये एक तरह से आपके लिए लिखी गई है। ये तो मेरा सौभाग्य है। आदमी जो है वो संसार नहीं चलाता, संसार जो चलाता है वो है चाह। आपकी चाह थी कि आप आगे बढ़ें, शिक्षित हों और आज आप यहाँ हॉट सीट पर हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आपने कहा है कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आगे आप आईएएस का इम्तिहान भी करेंगी और ऊपर आप जाएं, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, माता पिता आपके? सर पिताजी का तो 8 साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था जी, अचानक वो। और माताजी का यहाँ आने के लिए मैं कल निकली, जब उसे मतलब सुबह उनका देहांत हुआ है और मैं उनके अंतिम दर्शन करके यहाँ आई हूँ। क्या कह रही हैं जी, मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था और बहुत, मैं बिल्कुल यहाँ आने की कंडीशन। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में सूचना नहीं थी, वरना मैं नहीं सर, इस बात नहीं को... मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबको, क्योंकि मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत की है मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। जीवन में मेरे को लक्ष्य दिया कि कुछ बनना है, कुछ करना है। और जब मेरे को केबीसी से कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हुआ, मम्मी को सबसे पहले मैं बताई थी। इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा कि सबको बता दी थी मम्मी, पूरे गली मोहल्ले, रिश्तेदार, परिवार, सबको। कल जब मैं वहाँ पहुँची शक्ति, मतलब अपने गाँव, और मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी बिल्कुल, तो सब मेरे को बोले, डांटे कि नहीं तुमको ज़रूर जाना है, तुम्हारी मम्मी की इतनी इच्छा थी और वो आज नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो उनकी आत्मा को दुख होगा और तुम जाके ही उनको खुश, मतलब उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती हो। मैं बस फिर आई हूँ। शब्द नहीं हमारे पास अनुराधा जी इस अवसर पर क्या कुछ भी कहने के लिए। ये धैर्य की जो कविता थी हमने आपके लिए पढ़ी, लेकिन इसके पीछे की एक और कथा थी आपकी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। नहीं सर।